In this video, I am going to talk about the potassium sparing diuretics. वो डाययूरेटिक्स जो पोटेशियम को स्पेयर कर रहे हैं एक्सक्रीशन से, मतलब पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं करवाते और उसकी रीअब्जॉर्प्शन करवा देते हैं। सर्टेन सिचुएशंस हैं जिनमें ये इंपॉर्टेंट प्रूव होता है हमारे लिए। अगर हम सबसे पहले फिजियोलॉजी की बात करें कि वो मैकेनिज़म्स जो कलेक्टिंग डक्ट पे हो रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट का जो लेवल है वहाँ पे कौन से मैकेनिज़म्स हो रहे हैं। अगर हम बात करें नेफ्रॉन की डायग्राम की, तो कलेक्टिंग डक्ट आती है आफ्टर द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये सारी मल्टीपल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कलेक्ट होती हैं और देन ड्रेन टू द कलेक्टिंग डक्ट्स। जिस कलेक्टिंग डक्ट पे एक दो चीज़ें आके एक्ट करती हैं, एडीएच और एल्डोस्टेरोन। ये दो चीज़ें यहाँ पे एक्ट करती हैं और यहाँ से फिर एब्जॉर्प्शन होती है। अगर ये नहीं होंगे हार्मोन्स तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और वाटर ऐसे ही पास कर जाएगा यहाँ से। लेकिन सबसे पहले अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें कि वहाँ पे मैकेनिज्म क्या हो रहा है, सो देर इज 2 to 5% एब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन, ये ध्यान में रखना है। और दिस इज द लास्ट स्टेज फ्रॉम फॉर सोडियम कंसेंट्रेशन डिटर्मिनेशन, मतलब सोडियम ने कितना एक्सक्रीट होना है यूरिन में, ये लास्ट स्टेज है। इसके बाद हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कलेक्टिंग डक्ट से जो सोडियम निकल जाएगा वो फिर वापस नहीं आएगा। सो दिस इज द लास्ट स्टेज। 2 to 5% रीअब्जॉर्प्शन होती है NaCl की, और मतलब बहुत कम रीअब्जॉर्प्शन है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ट्यूब्यूल्स। मेजर साइट ऑफ पोटेशियम सिक्रीशन बाय किडनी। अब पोटेशियम ने जो है वो बिल्कुल भी एक्सक्रीट नहीं होता। पोटेशियम के लेवल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं बॉडी में, स्पेशली कार्डियक फंक्शनिंग के लिहाज से। तो पोटेशियम की कंसनट्रेशन को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली पोटेशियम इज़ नॉट excreted, it is reabsorbed, but major site of potassium secretion is in the kidney is collecting duct. अगर पोटेशियम ने एक्सक्रीट होना है तो वो कलेक्टिंग डक्ट से होगा। सेल्स आर नॉर्मली इम्परमिएबल टू वाटर एंड सोडियम। अगर इन वाटर इज इम्परमिएबल इन एब्सेंस ऑफ ADH, सोडियम इज इम्परमिएबल इन एब्सेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। मतलब अगर ADH नहीं होगा तो वाटर कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा कलेक्टिंग डक्ट में और ये इसी तरह पास हो जाएंगे। एल्डोस्टेरोन नहीं है तो सोडियम भी कलेक्टिंग डक्ट से पास हो जाएगा। अब कलेक्टिंग डक्ट की अगर हम बात करें तो सेम डायग्राम देखते हैं। ल्यूमन, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, एंड देन देयर इज ब्लड। So we have sodium channels, potassium channels, and water channels for water absorption. On this side, on this membrane, we have the ATPase जो हमारे पास ट्रांसफ़र कर रहा है एनर्जी यूटिलाइज करके, सोडियम को इनसाइड द ब्लड ट्रांसफ़र करता है और पोटेशियम को आउट इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। फिर यहाँ पे पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और वो फिर मैनेज होती है यहाँ पे। ADH का रिसेप्टर भी इसी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, दैट इज़ फेसिंग द कैपिलरी साइड। ADH रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और वाटर की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है। ADH सिर्फ यहाँ पे बात कर लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास। यहाँ पे ADH जो है वो इन चैनल्स की नंबर ऑफ चैनल्स को इंक्रीज करता है। मतलब 6 होंगे पहले, तो फिर उनको इंक्रीज करवा के 8, 10, 12 करवा देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो वाटर और फिर अंदर मैकेनिज्म हो जाए। अगर ADH नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगी। इस सिंपल इसका ये मैकेनिज्म है। हमारे पास यहाँ पे फोकस है सोडियम, पोटेशियम एंड दिस सोडियम पोटेशियम ATPase। यहाँ पे हमारे ल्यूमन में से पहले इससे फिल्ट्रेट आ रहा है हमारे पास, जिसमें सोडियम भी है, पोटेशियम भी है। सोडियम मूव्स इनसाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो है वो इसको इन्फ्लुएंस करता है कि अंदर मूव हो, और फिर उसके बाद एल्डोस्टेरोन ही इसी को अंदर ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब करता है थ्रू दिस एक्सचेंजर। पोटेशियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, फिल्ट्रेट में पोटेशियम आएगा, नॉट इन द फिल्ट्रेट, पोटेशियम ने एक्सक्रीट होना है। मतलब यहाँ पे जो पोटेशियम आ रहा है उसने यहाँ से एक्सक्रीट हो जाना है। अब एल्डोस्टेरोन फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है। सोडियम ने एल्डोस्टेरोन जो है सोडियम को एब्जॉर्ब करवाएगा और फिर वो यहाँ पे इसके ब्लड के अंदर उसको एब्जॉर्ब करवाएगा। एल्डोस्टेरोन ने इसको एक्टिवेट करना है। एल्डोस्टेरोन फंक्शन कैसे करता है, एल्डोस्टेरोन अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सेल, रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। अब एल्डोस्टेरोन एक स्टेरॉयडल हार्मोन है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर DNA पे जाके लगता है।
तो एल्डोस्टेरोन डीएनए पे जाके लगेगा, प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन्स बनेगी। प्रोटीन कौन सी बनती है? ये एटीपीएस बनता है। एटीपीएस बनने से क्या होता है, जो सोडियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो अंदर की तरफ उसको ट्रांसफर कर देता है। तो एल्डोस्टेरोन अपने मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे प्रेजेंट जो सोडियम है जो एब्जॉर्ब हुआ है वो उसको ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर देगा, और पोटेशियम यहाँ से हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आ जाएगा। ये जो पोटेशियम है, दिस इज एक्सक्रीटेड थ्रू द पोटेशियम चैनल्स। पोटेशियम चैनल्स जनरली लीकी चैनल्स होते हैं और इनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है इन द ल्यूमन। अब हमारा मसला क्या है कि हमारे पास बॉडी में कोई कंडीशन है जिसमें हमारे पास पोटेशियम की ज़रूरत है, और पोटेशियम इस मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ से निकला जा रहा है, तो हमने इस पोटेशियम को रोकना है। और सेकेंडली एल्डोस्टेरोन के मैकेनिज्म को देखना है। चैनल्स, सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स, ये सेपरेट चैनल्स हैं, और देयर इज नो को ट्रांसपोर्ट नहीं है, सेपरेट उसकी ट्रांसपोर्ट है। पोटेशियम कंसंट्रेशन रेगुलेशन, पोटेशियम की कंसंट्रेशन कैसे रेगुलेट होती है? पोटेशियम कंसंट्रेशन इज कंट्रोल्ड इन कलेक्टिंग डक्ट बाय एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन या पोटेशियम वो वाहिद फैक्टर जो है उसको जो इसकी एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करता है वो एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन के अलावा कोई भी मैकेनिज्म उसको रीअब्जॉर्ब नहीं करवा सकता। नो एल्डोस्टेरोन, नो एक्सक्रीशन, कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन, मतलब उसको एक्सक्रीट करवाता है एल्डोस्टेरोन, नॉट एब्जॉर्ब। एल्डोस्टेरोन, अब एल्डोस्टेरोन का क्या हमारे पास सिनेरियो है? एल्डोस्टेरोन बिल्कुल एक सौतेले बेटे की तरह ट्रीट करता है पोटेशियम को, और सोडियम को वो समझता है कि उसका वो सगा बेटा है। सोडियम को उसने रीअब्जॉर्ब करवाना है और पोटेशियम को उसने एक्सक्रीट करवा देना है, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। फैक्टर अगर हम देखें एल्डोस्टेरोन कब रिलीज होगा, अगर सोडियम की कंसंट्रेशन थोड़ी सी भी लो होगी तो उसको एल्डोस्टेरोन बड़ा फील होता है उसको कि यार सोडियम की कंसंट्रेशन लो हो गई है, मुझे मदद करनी चाहिए। एल्डोस्टेरोन ने रिसेप्टर बाइंड करना है, सोडियम के अंदर आके रिटेंशन करवा देनी है। रिटेंशन से क्या होता है? रिटेंशन से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, और अल्टीमेटली हाइपरटेंशन अगर है तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये हमें नहीं चाहिए था। पोटेशियम के साथ इसका सौतेलों वाला सिनेरियो है बेचारे का। पोटेशियम की जो तरक्की है ना वो नहीं देखी जाती। पोटेशियम की कंसंट्रेशन अगर यहाँ पे ज़्यादा हो गई तो वो इस पोटेशियम को निकाल देगा और सोडियम को कहेगा कि तुम भी पॉजिटिव आयन हो, तुम भी अंदर आके इसकी जगह ले लो। अब उसको तो इसने जगह दे दी, लेकिन पोटेशियम यहाँ से एक्सक्रीट होता गया। पोटेशियम एक्सक्रीट होता गया तो हमारे पास बॉडी में पोटेशियम के लेवल्स कम हो जाएंगे, और पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट फंक्शनिंग में। एल्डोस्टेरोन इज स्टिमुलेटेड बाय लो पोटेशियम, लो सोडियम, सोडियम लो हुआ, सोडियम की रिटेंशन कम हुई, तो एल्डोस्टेरोन आएगा, सोडियम को कहेगा कि आओ मैं तुम्हें, वो उसे खुद फेवर करेगा कि मैं तुम्हारी अंदर मूवमेंट करवाता हूँ, रीअब्जॉर्प्शन कराता हूँ। पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सौतेलों वाला सलूक हुआ, बेचारे पोटेशियम को उसने निकाल ही दिया, और दोनों पॉजिटिव आए ना, तो पोटेशियम निकला तो वो कहता है सोडियम को, कहता है आओ बेटा तुम आ जाओ। इस तरह ये इसको मेंटेन रखता है। ये तो हमने डिस्कस किया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स किस तरह एल्डोस्टेरोन उसको अफेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में, उसकी जो ड्रग्स हैं उनकी दो सेपरेट मैकेनिज्म्स हैं। एक तो मैकेनिज्म ये कि अगर हम, अब डायूरेटिक है ना, तो उसने सोडियम को निकालना है और वाटर को भी साथ निकाल देना है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर उसका सोडियम है। सोडियम को उसने एक्सक्रीट करवाना है, वो ये चाहता है ये सोडियम, डायूरेटिक चाहता है ये सोडियम अंदर आए ही ना। एक मैकेनिज्म इनहिबिट दिस सोडियम चैनल्स, सोडियम चैनल्स को इनहिबिट किया, वो अंदर आए ही ना। इनहिबिट पोटेशियम एक्सक्रीशन चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स को यहाँ पे इनहिबिट किया तो पोटेशियम अंदर से बाहर जा रहा था, तो वो उसको अंदर ही रिटेन रखता है। वो दो अच्छे काम हो गए हमारे पास कि पोटेशियम की कंसंट्रेशन को अंदर ही रखा उसने, और सोडियम को उसने एक्सक्रीट करवा दिया, ब्लड वॉल्यूम भी कम हो गया, पोटेशियम की कंसंट्रेशन भी मेंटेन हो गई। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इफेक्ट। अब ये जो सोडियम को चैनल और पोटेशियम चैनल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, ये ट्राइमेटरीन एंड अमिलोराइड। दूसरी जो ड्रग है हमारे पास पायरोनोलैक्टोन, वो डिफरेंट मैकेनिज्म से एक्ट करती है। हमने देखा कि एल्डोस्टेरोन भी सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवा रहा था, तो वो एल्डोस्टेरोन के साथ जाके मुकाबला करती है कि एल्डोस्टेरोन के साथ रिसेप्टर पे बाइंडिंग पे मुकाबला होता है, कॉम्पिटिटिव उसकी एक्शन होता है, compete करती है। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है ये स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन डायरेटिक जाएगा, इस एल्डोस्टेरोन को कहेगा तुम साइड पे हो, वो खुद बाइंड करेगा उसको, फिर बाइंड करके एंटागोनिस्ट इफेक्ट देगा, और एल्डोस्टेरोन जब प्रेजेंट ही नहीं है
तो एल्डोस्टेरोन का अफेक्ट भी नहीं आएगा, मतलब ये प्रोटीन कम होगी और अगर होगी भी तो सही तो इसको ये अंदर जाने नहीं देगा, मतलब ये प्रोटीन नहीं है। मैकेनिज्म था क्या था एल्डोस्टेरोन का, वही डीएनए में जाके लगता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन बनती है और ये वाली प्रोटीन बनती है। तो एल्डोस्टेरोन अगर नहीं है, उसकी जगह स्पाइरोनोलेक्टोन ने सिर्फ बाइंड करके रखा हुआ है रिसेप्टर को और कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो ये प्रोटीन नहीं होगी, ये प्रोटीन इसकी ब्लड में मूवमेंट नहीं करवाएगी। सोडियम की ब्लड में मूवमेंट नहीं होगी तो रिटेंशन नहीं होगी सोडियम की, और सोडियम की रिटेंशन नहीं हुई तो वाटर की रिटेंशन नहीं होगी। दोनों ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं करेंगे, ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, ब्लड प्रेशर के बाद हमारे पास हाइपरटेंशन जो है वो कम हो जाएगी। इस तरह ये सोडियम की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहा है। Spironolactone is an aldosterone antagonist. It leads to inhibition of sodium retention and decreases potassium secretion. अब इसका क्या इफेक्ट था कि सोडियम को एल्डोस्टेरोन सोडियम को अंदर लेके आता है, पोटेशियम को बाहर भेजता है, पोटेशियम को घर से निकाल दिया इसने। तो स्पाइरोनोलैक्टोन बेचारी माँ आती है, वो क्या कहती है कि पोटेशियम की फेवर में बात करती है, पोटेशियम को अंदर ब्लड में रहने देती है और इस प्रोटीन का काम करना बंद कर देती है। जब ये प्रोटीन का काम करना बंद हुआ, सोडियम अंदर नहीं आया, सोडियम की रिटेंशन नहीं हुई और पोटेशियम बाहर नहीं गया, तो पोटेशियम भी अंदर मेंटेन हो गया और सोडियम बाहर ही रहा। तो सोडियम एक्सक्रीट हो जाएगा और पोटेशियम अंदर आके मेंटेन हो जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हाउ दीज ड्रग्स आर एक्टिंग। अब अगर हम बात करें थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, नाम से पता चल जाएगा कि पोटेशियम के लॉस को उसने प्रिवेंट करना है, पोटेशियम को मेंटेन रखना है। अगर बॉडी में कम पोटेशियम है तो उसको मेंटेन रखना है। हार्ट फेलियर है तो डायूरेटिक, डायूरेटिक का काम क्या होता है? एडीमा को कम करना। एडीमा को कैसे कम करेगा? हार्ट फेलियर की कंडीशन में ब्लड की पूलिंग होती है, एडीमा होता है। हार्ट फेलियर को मिनिमाइज करने के, एडीमा को मिनिमाइज करने के लिए ये डायूरेटिक देंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फैक्टर जो भी हो, प्राइमरी मतलब एल्डोस्टेरोन की हाइपर सिक्रीशन हो रही, सिक्रीशन ज़्यादा होने, एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन ज़्यादा होना, दिस इज़ अ प्राइमरी फैक्टर। सेकेंडरी फैक्टर मतलब कोई और चीज़ एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवा रही है, उसकी सिक्रीशन से नहीं हो रहा वो। तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म मतलब इंक्रीज्ड एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। तो डायूरेटिक्स क्या करते हैं, हमने देखा स्पाइरोनोलैक्टोन ने आके इसको इनहिबिट किया, उसको रिसेप्टर पे बाइंड ही नहीं करने दिया। तो डायूरेटिक्स हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को काउंटर एक्ट करते हैं। टॉक्सिसिटी और एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। अब दो बातें हैं, एक तो ये कि हमने पढ़ा, दो क्लासेस पढ़ी स्पाइरोनोलैक्टोन, दोनों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बेस्ड था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनके इफेक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। स्पाइरोनोलैक्टोन, ट्राइमेटेरिन और इमेलिटाइड तीनों को ये इफेक्ट देते हैं कि हाइपरकैलेमिया करवाते हैं, मतलब टॉक्सिक इफेक्ट है। ज़्यादा डोज दी, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक का क्या काम था? पोटेशियम को स्पेयर करना, उसने बॉडी के अंदर ही रिटेन रखना है पोटेशियम को, पोटेशियम को अंदर रिटेन रखेगा। अगर ज़्यादा डोज दी, ज़्यादा पोटेशियम अंदर रिटेन रहेगा ब्लड के, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर जाएगी इन द ब्लड, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब पॉजिटिव आयन सिक्रीशन हो रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एक्सक्रीट होते जा रहे हैं, हम डायूरेटिक्स हमारा ये काम करते जा रहे हैं, तो मोस्टली वो कपल होता है विथ हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बाइकार्बोनेट और प्रोटॉन एक्सक्रीट होते जा रहे हैं, बाइकार्बोनेट और सोडियम एक्सक्रीट होते जा रहे हैं, तो एसिडोसिस हो रही है। उसके साथ साथ उस बाइकार्बोनेट को कंपनसेट करने के लिए क्लोराइड जो है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है इन द, ये ब्लड में बात कर रहे हैं, तो हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। गायनेकोमैस्टिया, अब ये एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। ये गायनेकोमैस्टिया जो है ये एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन की वजह से। स्पाइरोनोलैक्टोन एक ऐसा स्ट्रक्चर है उसका, वो स्टीरॉइड को मिमिक करता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे स्टीरॉइड का स्ट्रक्चर होता है। तो स्टीरॉइडल हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, ये समटाइम्स कोई एबनॉर्मेलिटी की वजह से, एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटी की वजह से उसको मिमिक करता है, तो ये उस तरह के इफेक्ट देगा और सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पर ये अफेक्ट करता है और गायनेकोमैस्टिया की कंडीशन डेवलप करवा सकता है। ये गायनेकोमैस्टिया की सिचुएशन सोली ड्यू टू द स्टीरॉयडल स्ट्रक्चर ऑफ द पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है।
स्पाइरोनोलैक्टोन का एक और इफेक्ट भी है कि ये GI अपसेट और पेप्टिक अल्सर करवा सकता है, तो इन लोगों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो सकता है ये, या हम इसको मेंटेन भी कर सकते हैं थ्रू ओमेप्राजोल वगैरह। अदर इफेक्ट जो हैं वो किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं, रीनल फेलियर, ये सारों के साथ हो सकते हैं, मतलब ये सारों के इफेक्ट हैं। हाइपरकैलेमिया सारे पोटेशियम डायूरेटिक्स करवाएंगे, हाइपरकैलोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड गायनेकोमेस्टिया, किडनी स्टोन इज सिंपली ड्यू टू प्रेसिपिटेशन, वो फिजिकल इफेक्ट्स की वजह से जो होता है और केमिकल इंट्रैक्शंस की वजह से किडनी स्टोन्स बन सकते हैं प्रेसिपिटेशन की वजह से। रीनल फेलियर हो सकता है क्योंकि एफिशिएंसी नहीं है, हाई डोज दे दी तो उसने उस बहुत ज़्यादा वर्कलोड कर दिया किडनी का, तो उसकी एफिशिएंसी नहीं हुई इतना उसको सॉल्व करने की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ड्रग इंटरेक्शंस की, तो विथ एस इनहिबिटर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर और बीटा ब्लॉकर्स हाइपरकैलेमिया करवा रहे हैं। नॉट दीज इंडीड, बट एस इनहिबिटर और बीटा ब्लॉकर के साथ और हमने दिया पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक, तो वो हाइपरकैलेमिया की सिचुएशन करवा रहे हैं। एस इनहिबिटर और क्या करते हैं वो पोटेशियम, वो एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट नहीं करते, तो एल्डोस्टेरोन जो है वो एक्सक्रीट करवाता है पोटेशियम को। जब पोटेशियम एल्डोस्टेरोन को इनहिबिट किया हुआ है एस इनहिबिटर ने, तो पोटेशियम तो एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा, एल्डोस्टेरोन पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं करवाएगा, तो उसकी बॉडी में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो हाइपरकैलेमिया की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट देयर इज CYP3A4 इनहिबिटर्स। CYP3A4 जो है वो 50% ऑफ द ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, तो अगर मेटाबॉलिज्म ड्रग का कम होगा तो वो उसकी कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी। तो अगर हमने CYP3A4 इनहिबिटर दिया हुआ है, ये जो है वो उसका मेटाबॉलिज्म करवा रहा था, अब उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा हमारे पास पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक का, तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, उसकी टॉक्सिसिटी मेंटेन हो जाएगी, प्रिवेंट्स मेटाबॉलिज्म और इंक्रीज लेवल लीड्स टू टॉक्सिसिटी, और फिर अल्टीमेट टॉक्सिक इफेक्ट आएंगे हमारे पास। सो दैट इज़ इट अबाउट द लास्ट क्लास, दैट इज़ द रीअब्जॉर्प्शन एट द कलेक्टिंग डक्ट और द पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स जो हमारे पास कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, ऑन द कलेक्टिंग डक्ट्स। These notes can be found on Instagram. Thank you.